देखो ये एक इन्फानाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस x के ऊपर हम फील्ड निकालना चाहते हैं p पॉइंट पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस चूज करूँगा। देखो सिमेट्री ऑफ सिचुएशन ये बता रहा है कि फील्ड लाइंस इस तरह से होना चाहिए बाहर की तरफ, और ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ भी फील्ड लाइंस सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। और अभी हमको नहीं पता कि x के साथ फील्ड का वेरिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस जो लिया है वो एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और ये इस तरह से है कि जितना x डिस्टेंस ये राइट की तरफ है उतना ही x ये लेफ्ट की तरफ है, सो दैट हम एक चीज़ तो कह सकते हो कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फेस के ऊपर है, अगर ये E है तो इस फेस के ऊपर भी मैग्नीट्यूड E ही होगा क्योंकि दोनों साइड शीट से डिस्टेंस x है। अच्छा, इस पोर्शन के ऊपर कोई फ्लक्स नहीं होगा जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि वहां पर जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम अगर इसका क्रॉस सेक्शन S लिखते हैं तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा प्लस ES, इसलिए क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। और यहां पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस ES नहीं होगा, यहां पे भी क्या होगा प्लस ES, क्योंकि यहां भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स ये हो गया 2ES, और ये कितने के इक्वल होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो यहां पे जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो सिग्मा इंटू S होगा, एंड सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0 ऐसे कर दो तो फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। और इसमें सबसे रिमार्केबल चीज ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी इनफाइनाइट शीट का फील्ड कितने भी डिस्टेंस पे जाकर के देखोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 ही होगा। अब मैं इनके थोड़े से कॉम्बिनेशंस बना के आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चंस आपसे किस किस तरह से पूछा जा सकता है। देखो जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पर 3 मैंने शीट्स ऑफ चार्ज दिखाया है, सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा, और मुझे बताना है कि A, B, C और D ये पॉइंट्स के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा। तो अभी देखो ये जो सारे शीट्स हैं ये अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो सारे फील्ड्स का मुझे वेक्टर समेशन करना होगा। तो जैसे फर्स्ट शीट है तो फर्स्ट शीट की वजह से A पे जो फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है फील्ड। सो दिस इज E1। अच्छा, जो सेकंड शीट है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड A पे होगा टुवर्ड्स द सेकंड शीट क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और जो थर्ड वाला है ये पॉजिटिव है, तो इसका भी फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द शीट। तो ये E2 और ये E3। तो जैसे EA अगर लिखना है तो तुम लिखोगे E1 प्लस E3 माइनस E2। अच्छा, जब तुम E2 का मैग्नीट्यूड लिखोगे ना तो वहां पे डेंसिटी का साइन नहीं लिखना, क्योंकि फिर मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो फिर उसको पॉजिटिव बना के ही लिखना होगा। सो E1 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E3 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि नॉर्मली इसमें इनफाइनाइट शीट ना बोल करके लार्ज शीट ऑफ चार्ज लिखा होता है, तो उसको इनफाइनाइट ही समझना है, ठीक है। या कई बार लिखा होता है कि द गैप बिटवीन द शीट्स इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द शीट, मतलब शीट इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में डिस्टेंसेस को तुम
नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो वो सारे ही केसेस में तुमको इसको इनफाइनाइट शीट लेना है। अब जो E2 है इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। EA इज 0। ऐसे B पे तुम कर सकते हो हर एक की वजह से। तो B पे अगर मैं फील्ड्स का साइन दिखाऊं या डायरेक्शन दिखाऊं तो वो किस किस तरह से होगा। पहला जो फर्स्ट शीट है ये पॉजिटिव है, इससे फील्ड अवे होगा, दिस इज E1। जो सेकंड शीट है इसके फील्ड टुवर्ड्स होगा, दिस इज E2। और जो थर्ड शीट है, थर्ड शीट ये भी पॉजिटिव है, इससे भी फील्ड अवे होगा, तो दिस इज E3। तो अब तुम EB को क्या लिखोगे, तुम लिखोगे E1 प्लस E2 माइनस E3। देखो फर्स्ट केस में तो फील्ड 0 आ गया तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्शन हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में लेकिन E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो E2 है वो है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और उसमें से माइनस करना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये 2 एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये और ये कट गया और इसका 2 और 2 कट गया, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इस केस में जो फील्ड है वो नॉन जीरो है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो मैं ये अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं, C और D का इसमें आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने आप दिखाना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं, अंदर वाले पे चार्ज Q1 और बाहर वाले पे चार्ज Q2 डाला है। अंदर वाले का रेडियस A और बाहर वाले का रेडियस B है, और सेंटर से हम सारे डिस्टेंसेस लिखेंगे। तो तुमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स फर्स्ट A, R is less than A, B, R is greater than B, and C, R is in between A and B। तो ये तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब मैं एक एक स्फीयर की वजह से या शेल की वजह से पॉइंट पे फील्ड लिखूंगा और उनका वेक्टर सम करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे मान लो पॉइंट A है हमारा, इसका रेडियल डिस्टेंस सेंटर से वो A से छोटा है, तो यहां पर दोनों ही शेल की वजह से ये इनसाइड पॉइंट है। और हमने पढ़ा है कि किसी भी शेल का फील्ड उसके अंदर 0 होता है। तो Q1 का फील्ड भी A पे 0 और Q2 का फील्ड भी A पे 0। तो A पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E एट A विल बी 0, क्योंकि दोनों का ही फील्ड 0 है। अच्छा, B पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट कहीं यहां है बाहर। अब ये दोनों ही शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है, और मैंने आपको बताया कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए शेल का बिहेवियर होता है एज ए पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर। तो Q1 को भी सेंटर पे रख दो और Q2 को भी सेंटर पे रख दो। तो अब तुम सीधा एक ऐसे पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू Q1 प्लस Q2 है, इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हो B पे, जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर। तो तुम सीधा क्या लिखोगे, EV विल बी इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इसमें दोनों ही चार्जेस का बिहेवियर एज ए पॉइंट चार्ज होगा केप्ट एट द सेंटर। और थर्ड, इस पर्टिकुलर केस में जो पॉइंट है वो अंदर वाले शेल के तो बाहर है, बट बाहर वाले शेल के अंदर है। तो बाहर वाले शेल के लिए, क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट है, तो बाहर वाला शेल इस पे फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तो फील्ड केवल Q1 का होगा, तो तुम क्या लिखोगे? और Q1 कैसा बिहेव करेगा? क्योंकि इसके लिए पॉइंट C आउटसाइड पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, केप्ट एट द सेंटर। तो तुम क्या लिखोगे? दिस विल बी K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर होगा, ठीक है। फील्ड है तो डिनोमिनेटर में हमको R स्क्वायर लिखना होगा। तो ऐसे ही तुम किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा ऐसे करना। अगर एक हम गॉसियन सरफेस यहां पे ड्रॉ कर लें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज आया। कोई भी चार्ज नहीं आया, तो यहां पे फील्ड 0 लिख दो। अगर C पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ऐसे एक स्फीयर ड्रॉ किया, तो इसके अंदर कितना चार्ज आया? केवल Q1 आया, तो ओनली Q1 विल प्रोड्यूस फील्ड एट C। तो हमने लिख दिया K Q1 बाई R स्क्वायर। और अगर इस B के चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसमें Q1 और Q2 दोनों इसके अंदर आ जाएगा, तो फील्ड दोनों की वजह से होगा, तो लिखोगे K Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक केसेस ऐसे लूंगा जिसमें गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। देखो, मैं सबसे आसान वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ A है, और इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसकी वजह से मुझे बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो जब भी गॉस लॉ यूज करना है ना, तो आपको एक क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रिस्पेक्ट में जो Q है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। तो ऐसा क्लोज सरफेस हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, तो वो एक क्यूब ही हो सकता है। ऐसे ये मैंने एक क्यूब बना दिया है इसी स्क्वायर के ऊपर, और चार्ज Q जो है वो इस क्यूब के सेंटर में आ गया। तो अब इस क्यूब के सारे 6 सरफेसेस वो बिल्कुल एक जैसे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज Q। अब क्योंकि गॉस लॉ ये कहता है कि क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, तो फाई टोटल इतना है, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स है अक्रॉस द क्यूब, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ एक फेस से, ये नीचे वाले फेस से। तो ये नीचे वाले फेस से पूरे क्यूब का 1/6 फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि ऑल 6 फेसेस इस क्यू के रेस्पेक्ट में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फाई ईच फेस ये कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम गॉस लॉ को यूज करके फ्लक्स निकाल सकते हैं। मैं एक दूसरा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, ये एक क्यूब है जिसके एक कॉर्नर के ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है। मैं वो कॉर्नर, चलो इसको बना देता हूं। ये वाला कॉर्नर है, यहां पे चार्ज है प्लस Q। अब तुमको बताना है कि इसके हर फेस से कितना कितना फ्लक्स पास होगा। तो अभी क्या है, ये चार्ज इसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ है और कुछ सिमेट्रिकली नहीं हमको दिख रहा क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं इसको एक क्लोज सरफेस के बीच में लाता हूं जिसके रेस्पेक्ट में पूरा सरफेस सिमेट्रिकल हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो, मैं इसके जैसा एक क्यूब यहां पे लगा दूं, ठीक है, ऐसे लगा देता हूं लाइक दिस, ठीक है। ये 2 क्यूब आ गया। अभी भी ये पूरा सिमेट्रिकल नहीं हुआ, तो अब मैं एक क्यूब आगे लगा देता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक क्यूब और लगा देता हूं इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो कुछ अब ये शेप लेता सा नजर आ रहा है। तो 4 क्यूब हमने नीचे लगाया और ऐसे ही 4 क्यूब मैं ऊपर से ऐसे इस पे लगा दूं। तो ये जो
हमारा चार्ज है ना, ये सारे के सारे 8 क्यूब्स के बीच में सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 4 क्यूब ऐसे इस तरह से, और अब ये चार्ज सेंटर पे आ गया। तो अगर 8 के 8 क्यूब से इसका फ्लक्स देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। बट अगर केवल एक क्यूब से हम फ्लक्स निकालना चाहें तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0, क्योंकि बाकी के 7 जो क्यूब्स हैं उनसे हमको नहीं निकालना, तो ये क्यू बाई 8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन तो था नहीं। क्वेश्चन तो ये था कि इसकी वजह से हर फेस ऑफ क्यूब से फ्लक्स निकालना है। तो ये मैंने निकाल लिया कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। अब देखो, जो यहां से क्यू से फील्ड लाइंस निकलेंगे वो तो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं, जो राइट फेस है, ये वाला, ये राइट फेस है, तो क्यू से जो निकलता हुआ फील्ड होगा, क्या कभी इस राइट फेस को कट कर सकता है क्या? आंसर है नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइन होगा वो इसके प्लेन में ही होगा, इसके प्लेन में होगा। तो ये इस फेस को कट कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही टॉप फेस से भी क्यू का कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगा। ऐसे फ्रंट फेस से भी क्यू का कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगा। तो इसका मतलब है जिन सारे फेसेस से हमारा ये कॉर्नर बना हुआ है, जिस पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, वो सारे फेसेस से फ्लक्स 0 होगा। तो बाकी के जो 3 फेसेस हैं, फ्लक्स केवल उनसे पास करेगा। इसका मतलब है राइट फेस, टॉप फेस और फ्रंट फेस, इससे फ्लक्स 0 हो गया। सो फाई राइट, टॉप, फ्रंट, दिस विल बी 0। अब बच गया लेफ्ट फेस, इसके बाद जो बैक फेस है वो, और जो बॉटम फेस है वो। अब इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमारे क्यू का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक जैसा है। तुम तीनों ही फेसेस को देख लो, जो पीछे वाला बैक फेस है, लेफ्ट फेस है और बॉटम फेस है, इन तीनों से बिल्कुल एक जैसा फ्लक्स पास करना चाहिए। तो फाई लेफ्ट, फाई बॉटम एंड फाई बैक, इससे जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, जो कि टोटल फ्लक्स है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सो दिस विल बी Q बाई 24 एप्सिलॉन 0। अब इसके अलावा भी इसमें और दूसरे क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये दे दिया कि जैसे ये डायगोनल है, ये इसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं, तो अगर ये कहा हुआ है कि बॉडी डायगोनल से हम चार्ज को थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, मतलब अब ये कॉर्नर पे नहीं है, अब ये बॉडी डायगोनल के ऊपर कहीं यहां पे है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अंदर चला गया, तो अब आपको बताना है कि ऑल 6 फेसेस से कितना कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखो, थोड़ा सा अंदर जाने से फर्क सिर्फ टॉप, राइट और फ्रंट फेसेस को पड़ेगा, क्योंकि पहले वो फेसेस में से कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस करके, कट करके निकल नहीं पा रहा था। बट अब क्योंकि ये चार्ज अंदर है, तो चार्ज अंदर होने की वजह से अब जो फील्ड लाइन निकलेगा वो इन फेसेस को भी कट करेगा। और ये जो लेफ्ट, बॉटम और बैक फेस है, इनके ऊपर कोई खास फर्क मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जो चार्ज का पोजीशन है इन फेसेस के रेस्पेक्ट में वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि ये चार्ज टोटली इनसाइड है, तो क्यूब से फ्लक्स होगा टोटल Q बाई एप्सिलॉन 0। बट जो फाई लेफ्ट, बॉटम और बैक है,
ये अभी भी Q/24 एप्सिलॉन 0 इतना ही होना चाहिए, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है बाकी के 3 फेसेस, मतलब फाई राइट प्लस फाई टॉप प्लस फाई फ्रंट, इनसे कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो टोटल फ्लक्स तो है Q/ε0, Q/ε0। इसमें से माइनस करना होगा ये फ्लक्स 3 बार, लेफ्ट के लिए, बॉटम के लिए, बैक के लिए। तो ये आ जाएगा -Q/8 एप्सिलॉन 0। सो दिस विल बी 7Q/8 एप्सिलॉन 0। लेकिन हमको अलग अलग निकालना है तीनों के लिए, तो वो इसका 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फाई राइट टॉप एंड फ्रंट, this will be equal to 7Q/24 एप्सिलॉन 0, क्योंकि मैं इसका 1/3 कर दूंगा। तो इस तरह से हम एक क्लोज सरफेस लेकर के बहुत सारे केसेस के लिए गॉस लॉ को यूज करके फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट यूज इसका बता रहा हूं कि कैसे हम चार्ज एनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस निकाल सकते हैं गॉस लॉ को यूज करके। तो हमको फाइंड करना है चार्ज एनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस, ठीक है। सो फाइंडिंग चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस। तो हमने पढ़ा कि क्लोज सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स जो होता है फाई नेट, दैट इज Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस लॉ है। तो यहां से सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, Q enclosed इज एप्सिलॉन 0 टाइम्स फाई नेट। तो यही हमारे लिए फॉर्मूले के जैसा वर्क करेगा। अब इसमें सिर्फ हमको फाई नेट ही निकालना है, उससे हम फिर एनक्लोज चार्ज निकाल सकते हैं। तो मैं 3 केसेस यहाँ पे ले रहा हूँ, या 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ छोटे छोटे, और उसके थ्रू तीनों में मैं बताता हूँ कि कैसे चार्ज एनक्लोज निकालेंगे। देखो, ये तीनों ही केसेस में मैंने 3 सिलेंडर्स लिए हैं, और हर एक का लेंथ L है और रेडियस R है, ठीक है। और हर एक का लेफ्ट फेस जो है वो YZ प्लेन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और जो राइट फेस है वो x = L के ऊपर, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इसमें भी ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, और ये z एक्सिस, ठीक है। तीनों केस में जो फील्ड है वो फील्ड डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट केस में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज E = E0 I कैप। जो सेकंड केस है इसमें भी फील्ड x डायरेक्शन में है, बट ये E0 x I कैप है। और जो तीसरा केस है इसमें जो फील्ड है वो है E0 x² I कैप, ठीक है। तीनों ही केस में मैंने फील्ड बहुत सिंपल लिया है, डायरेक्शन x डायरेक्शन है। अब तीनों ही केस में तुमको Q enclosed बताना है, Q enclosed = हाउ मच। तो देखो, इसमें पहला चीज तो कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन सरफेस के एरिया वेक्टर के ऊपर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। या ऐसे बोलो कि सरफेस के ऊपर, जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस है। तो दोनों ही तरह से कोई फ्लक्स कर्व सरफेस से नहीं होगा। अब मैं गॉस लॉ को यूज करने वाला हूं, लेकिन मैं फाई नेट पहले निकालूंगा, उसके बाद उसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करके मैं बताऊंगा कि कितना चार्ज एनक्लोज होगा। तो जैसे यहां पे फील्ड अंदर की तरफ आ रहा होगा ऐसे, और यहां से फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि फील्ड हमारा x डायरेक्शन में। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो
फेस है ये yz प्लेन के पैरेलल है, तो इस पूरे फेस पे x का वैल्यू फिक्स्ड है और यहां पे ये L है। तो वैसे देखो फाई इन जो होगा यहां पे फर्स्ट केस में, ये तो हो जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और इन है तो एक माइनस साइन लगा दो। फाई आउट क्या हो जाएगा, ये भी ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इसका नेट निकालोगे तो फाई नेट 0 हो जाएगा, जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही फ्लक्स बाहर भी गया। तो इसका मतलब Q एनक्लोज्ड इस केस में क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसको याद रखना। जो सेकंड केस है यहां पर अब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस बार जो फील्ड लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और जो फील्ड राइट साइड से बाहर निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। इनफैक्ट लेफ्ट साइड जो फेस है, लेफ्ट फेस, वहां पे तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, x इज 0, क्योंकि ये yz प्लेन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जो ये वाला राइट फेस है वो x इक्वल टू L है, तो यहां पे फील्ड हो जाएगा E नॉट इंटू L। ठीक है, तो फाई इन तो 0 हो जाएगा क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड ही 0 है, और फाई आउट क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई नॉट इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर। बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये प्लस, तो फाई नेट विल बी इक्वल टू पाई ई नॉट आर स्क्वायर एल, एंड देयरफॉर Q enclosed will be एप्सिलॉन 0 इंटू फाई नेट। तो ये कितना हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन 0 E0 R स्क्वायर इंटू एल। सो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सिलेंडर। जो थर्ड केस है इसमें फील्ड थोड़ा सा और ज़्यादा तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ से अगर तुम लेफ्ट फेस पे देखोगे जो कि x इक्वल टू 0 पे है, तो यहाँ तो फील्ड 0 हो जाएगा। जो राइट फेस पे देखोगे जो कि x इक्वल टू L पे है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा E नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, यानी E नॉट इंटू एल स्क्वायर, और जो फील्ड यहाँ से निकल रहा है केवल उसकी वजह से फ्लक्स होगा, लेफ्ट फेस पे फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि फील्ड 0 है। तो फाई इन इज 0, फाई आउट इज ई नॉट एल स्क्वायर, ये फील्ड है, इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि एरिया वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस केस में भी हम cos 0 1 लिखेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू पाई ई नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और फाई नेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम, पाई ई नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एंड देयरफॉर Q एनक्लोज्ड इस केस में क्या हो जाएगा, पाई ई नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। तो इसमें बीच में कैसे फील्ड का वेरिएशन हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ फ्लक्स निकाल दिया। हाँ, अगर मुझसे ये पूछा जाता कि इसमें कहीं पे बताओ चार्ज डेंसिटी क्या होगा किसी एक x इक्वल टू x पे, तो फिर मैं यहां पे x इक्वल टू x पे एक पतला सा स्लाइस लेता dx थिकनेस का,
फिर मैं देखता यहाँ से कितना फील्ड एंटर कर रहा है और यहाँ से कितना फील्ड बाहर निकल रहा है, और फिर मैं उसको इस तरह से लिखता, फाई नेट विल बी इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर dx। अब देखो फाई नेट जो है वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, यहां पे मान लो फील्ड E है और यहां पे फील्ड है E प्लस डी ई, एक्स प्लस डी एक्स पे, तो जो एक्चुअली इसमें से नेट फ्लक्स हो रहा होगा वो हो जाएगा डी ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा, रो इज डी ई अपॉन, अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन जीरो होगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, सो डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या इधर इंटू एप्सिलॉन जीरो कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो वो भी आप गॉस लॉ से कर सकते हैं। इस चीज़ को हम गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं या पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है, किसी पॉइंट पे अगर आपको डेंसिटी निकालना है, जैसे इसी वाले केस में अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ चार्ज एट x इक्वल टू x, ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज एट x इक्वल टू x कितना होगा, तो तुम सिंपली क्या करो, d बाई डी एक्स इंटू एप्सिलॉन जीरो कर दो, एप्सिलॉन जीरो d बाई डी एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, e इज ई नॉट एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी ई नॉट इंटू टू एक्स, सो दिस विल बी द डेंसिटी 2 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो इंटू एक्स। तो यानी इस केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो ये गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको आज बताया। ये बहुत ही वास्ट है इसका एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो मैं आपको इसके साथ असाइनमेंट जो दे रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। होपफुली आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लिया है और आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।